हेलो माय लवली लिटिल एटम्स। हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छी हेल्थ में हैं। आई होप आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड आप सबका बहुत बहुत वेलकम इन दिस पर्टिकुलर सेशन जो आईसीएसई 10th क्लास के लिए होने वाला है। क्या है सेशन स्टूडेंट्स? नाम आपके सामने है, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोक्योमेट्री। मोल कॉन्सेप्ट इन स्टोक्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट ओनली फॉर योर 10th क्लास बट फॉर हायर ग्रेड्स ऑल्सो। when you move to 11th and 12th you'll understand कि केमिस्ट्री का एक पर्टिकुलर पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री, उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपको ये समझ नहीं आया। तो प्लीज रिमेंबर दैट you all have to put your entire attention in this class today. And स्टोक्योमेट्री क्या है स्टूडेंट? समटाइम्स स्टूडेंट्स है लाइक क्या अजीब सा वर्ड बनाया है स्टोक्योमेट्री। तो बेसिकली दैट्स अ वर्ड दैट is formed with the combination of two words स्टोशियन एंड मिट्रन, एंड दैट सिंपली मीन्स इसका मतलब होता है एलिमेंट और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। सो स्टोक्योमेट्री है क्या? बेसिकली एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हमें जो भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने वाले हैं, जो भी प्रोडक्ट बनने वाले हैं, हमें उनके बारे में पता चलता है कि उनका कितना रिएक्टेंट का कितना अमाउंट चाहिए, उनके कितने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, कितना प्रोडक्ट बन के आएगा, कितने मोल्स बन के आएंगे। सो इट्स मोर ऑफ लाइक सेटिंग अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन योर रिएक्टेंट प्रोडक्ट टू नो देयर क्वांटिटी, बेसिकली देयर प्रेजेंस ऑफ मोल्स के कितने मोल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, कितना अमाउंट, कितना मास उनका चाहिए या कितना मास बनेगा। तो ये टॉपिक पर्टिकुलरली डिटेल में हमें समझाता है। अब आई एम नॉट सो श्योर ये सैड पार्ट है कि हैप्पी पार्ट है। इसका बहुत सारा जो सिलेबस है आपका कट चुका है, आईसीएसई ने थोड़ी दया कर दी आप पे और टर्म 1 के अकॉर्डिंग आपका जो भी रिड्यूस सिलेबस है वही मैं आपको पढ़ाऊंगी। बट एज आई से मोल कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है एंड उसकी एप्लीकेशंस को समझना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू टर्म 1 ऑल्सो वट एवर विल बी इम्पोर्टेंट आई टीच यू। एंड कौन हूं मैं, कौन पढ़ाएगा आपको? none other than your chemistry master teacher at Vedantu, Anubha ma'am, AG ma'am, your Chotu ma'am, whatever the way you want to call me. But सबसे पहले आप लोग भी इक्वली अपना प्यार बरसाओ। मैं लास्ट वीडियो के कमेंट्स देख रही थी एंड दे वर लाइक इन अ फाइट कि क्या चल रहा है, वेदांतु इज नॉट गुड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। कई बार मुझे लगता है कि आप इतना एफर्ट, इतना अपना प्रेशियस कीमती टाइम निकाल के आते हो कमेंट सेक्शन पे ऐसे ऐसे कमेंट लिखने एंड आई बी लाइक क्यों, मतलब इतना वेला टाइम। मुझे कई बार हैरानी होती है कि वो ना पर्टिकुलर इंसान का नेचर बन जाता है टू स्प्रेड हेट्रेड। तो स्टूडेंट्स हेट्रेड मत फैलाओ, हम दिल से आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और बहुत काम करते हैं और सोचते हैं कि आपको बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर सके। जितने तरीकों से पॉसिबली आपको समझा सकते हैं उतनी कोशिश हम करते हैं। सो प्लीज उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, है ना? एंड उसको दोस्तों के साथ शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू। देखिए क्या हम इस टारगेट पे पहुंच सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं है। You can follow me on Insta also to know about me better, to know about some more and more updates of Vedantu as well. Right? Okay. तो ये वीकली शेड्यूल है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझसे बोलते रहते हैं कि मैम आप कब लाइव आते हो, आपका वीडियो किस दिन आने वाला है, हमें पता ही नहीं चलता। सो दिस विल रियली हेल्प यू। आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि आप कोई भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करना चाहता। राइट? और आईसीएसई वाले खुश हो जाओ, पूरे वीक में आपके सारे के सारे जो 7 डेज है, 7 सेशंस चलेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस नहीं करना है। वन शॉट के थ्रू आपको पूरा चैप्टर अच्छे से मन से पूरा पढ़ाया जाएगा, बस आप उसको फॉलो करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, अपनी बुक लेके विजय दलाल सलीना कोई एक रेफरेंस का कोई ऐसा बुक ले लो, सॉरी, जिससे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। ठीक है? एंड कीप डूइंग दैट and you are, I'll not even say halfway there, you are doing it right, you will do it properly. तो definitely कैसा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। आईसीएसई 10th क्लास का वेदांतु का रिजल्ट आखिरी बार का भी हम कंपेयर करें, इट वाज सो ग्रेट, सो मेनी स्टूडेंट्स आल्सो स्कोर्ड 100 इन सो मेनी सब्जेक्ट्स। वो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? एनीवे यू आर आल्सो प्राउड विद इट, राइट? चलो फिर मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री समझते हैं। वी विल टॉक अबाउट
एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये आई एम प्रीटी श्योर आपको रफ आइडिया तो है, बट वील अंडरस्टैंड इन अ वे कि आपको एक बार पूरा रिकॉल करा दें। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी इम्पॉर्टेंट होगा मैं स्टार लगाती जाऊंगी। ये मोर ऑफ लाइक अ प्री रिक्वेस्ट है कि ये समझ में आ गया तो इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आसान हो जाएगा, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इससे क्वेश्चंस एंड इससे क्वेश्चंस पक्का आएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर चाहते हो मास्टर करना, वीडियो के आखिर तक रुको, ध्यान से सुनो, वील डू प्रैक्टिस एज वेल एंड मास्टर कर लो। क्योंकि क्योंकि द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। अपने डेली रूटीन पे ध्यान दो, प्रोकास्टिनेशन मत शो करो, लेजी मत बनो, ये नहीं कि कल कर लेंगे, इतना टाइम बचा है मेरे पास, अभी तो बहुत टाइम है, हो जाएगा। डोंट थिंक दैट। अगर फ्यूचर में बड़े ड्रीम देखते हो तो उसको सजाओ अपने डे टू डे रूटीन को बेटर करके, प्रॉपर टाइम देके अपनी पढ़ाई को और उसको एक बेटर तरीके से प्लान करने में भी। स्ट्रैटेजीज एंड स्मार्टनेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट विद हार्ड वर्क। इफ यू वोंट फॉलो दैट, यू विल फील के कुछ मिसिंग है, योर प्लान आर नॉट गोइंग इन अ राइट वे, क्योंकि आप उसको ढंग से प्लान नहीं कर रहे हो। तो यूज योर डेली रूटीन इन सच अ वे कि आपका फ्यूचर डेफिनेटली बेटर हो जाए, बिकॉज योर एवरी डे इज द वन दैट्स मेकिंग योर फ्यूचर वन डे। यस, प्लीज फॉलो दैट। और ये हैशटैग हो जाए कमेंट सेक्शन में, hashtag let's be consistent, hashtag atoms army op, राइट? ये दोनों हैशटैग मुझे एक साथ चाहिए, hashtag atoms army op, hashtag let's be consistent। ऑल राइट, वंडरफुल। चलो फिर इसी के साथ एटम्स की दुनिया में कूद जाते हैं, मॉलिक्यूल्स की दुनिया में कूद जाते हैं और उनके एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आई स्टार्ट विद कि एटम कौन है, क्यों है। तो एटम क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। कोई भी मैटर पॉसिबल नहीं होगा अगर एटम्स नहीं होंगे। तो दैट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट पॉसिबल टू कंसिस्ट अ मैटर। और वो इतना छोटा होता है कि उसके अस्तित्व पे सवाल उठते रहते हैं है ना? तो स्टूडेंट्स बेसिकली एटम्स छोटा है, क्या हम उसको देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इतना छोटा होता है कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो दिखेगा नहीं। एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो एक रफ इमेज दिखाई देगी। तो किया क्या जाए? अच्छा, अगर एटम का साइज छोटा है तो उसका मास भी बहुत कम होगा ना। तो स्टूडेंट्स इतना छोटा मास है कि आई विल से कि आप याद करने बैठोगे ना, नानी मामी सब याद आ जाएगी आपको। देखो, हाइड्रोजन एटम के मास की अगर मैं बात करूं, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। लाइक व्हाट मैम? ऑक्सीजन का 26.56 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब मैं बोलूंगी ऐसे 118 एलिमेंट्स याद करने हैं, इट बी लाइक मैम केमिस्ट्री इज नो मोर फन ठीक है। तो यही सेम चीज साइंटिस्ट ने भी सोची कि ऐसे तो ना हो पाई, अगर ऐसे करने बैठे तो मुश्किल हो जाएगी, कन्वीनियंट नहीं है इस तरीके से उसको पढ़ना। तो क्या किया जाए, है ना? क्या किया जाए, क्या किया गया? कोई रेफरेंस सेट करनी पड़ेगी कि इसके कंपैरिजन में आपके दूसरे सब्सटेंस का मास कितना है। ठीक है, जैसे बचपन में ना मैं और मेरा भाई बहुत लड़ते थे मैगी को लेके। इट्स नॉट लाइक अ प्रमोशन और ऑल, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि वो हेल्दी है, बट इमेजिन उस टाइम पे ना मैगी खाना इज लाइक बड़ी बात। तो जब भी मम्मी मैगी बनाती थी हम दोनों के लिए, वील बी लाइक उसकी प्लेट में मेरी प्लेट से ज्यादा मैगी है। मैं हमेशा लड़ती थी। एंड मुझे कैसा लगा, मैंने कंपेयर किया दोनों प्लेट को, उसकी प्लेट में ज्यादा मैगी है। तो इट वाज जस्ट अ कंपैरिजन, एक के कंपैरिजन में दूसरे का वेट कितना है, अमाउंट कितना है, जो भी है। And when me and my brother stands together, you know your Anubha ma'am is Chotu ma'am, so I'll say my brother is suppose um, 8 इंचेस टॉलर देन मी। तो कैसे पता? मैंने अपने आप को कंपेयर किया ना अपने भाई से, और ये एग्जैक्ट डेटा नहीं बताया ना खुद का ना उसका, एक कंपैरिजन सेट कर दिया, एंड दैट्स मोर देन सफिशिएंट। ये सेम कंपैरिजन एटम्स के साथ भी किया जाता है। हम एक रेफरेंस यूनिट को चूज करेंगे जो उसके एटम मॉलिक्यूल आयन किसी के भी मास को एक्चुअली अफेक्ट ना करे, बट एक ऐसा बेटर होल नंबर दे दे उससे जिसे हम आसानी से याद कर सके। ठीक है, और उसको कौन है जिसको चुना गया? हम चुनते हैं एक एटॉमिक मास की यूनिट को, और वो यूनिट थी 1961 में डिसाइड किया गया सारे साइंटिस्ट एंड ऑल ने, वो यूनिट थी कार्बन 12। क्या थी? कार्बन 12। कार्बन 12 कैसे थी स्टूडेंट्स? ये कार्बन 12 रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोटोप ऑफ कार्बन को, एक ऐसा कार्बन एटम जिसका मास 12 यूनिट था। हमने इसके 12 इक्वल पार्ट कर दिए,
ठीक है, जितने भी हैं अभी देख लो। सोचो मैंने 12 इक्वल इक्वल पार्ट कर दिए। सोचो एक वाटरमेलन था, मैंने उसको 12 इक्वल हिस्सों में बांट दिया। अगर 12 फैमिली मेंबर है तो हर एक पोर्शन क्या हो जाएगा, 1/12 ऑफ द इंटायर वाटरमेलन। अगर मैं उसको कार्बन मान लूं तो वो क्या हो जाएगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ इंटायर कार्बन 12 एटम। अब जब इसका मास कंपैरिजन किया गया ना, तो वो एक अच्छा सा रेफरेंस था, क्योंकि वो एग्जैक्ट मास ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा था, होल नंबर इन अ वे प्रोवाइड भी कर रहा था, और ये काफी अच्छा अबंडेंस भी कैरी करता है, ऑलमोस्ट 98.9%। तो वो फिट था, नॉट गोइंग टू अफेक्ट द एक्चुअल मास ऑफ द सब्सटेंसेस, एंड अ गुड रेफरेंस टू बी टेकन। उससे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी लिया गया, बट डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, तो ये था मेरा unit that was chosen to compare the mass of other atoms, molecules and ions. Comparison के लिए reference unit, इसको क्या बोला जाता है students, AMU. This is 1 AMU, 1 atomic mass का unit, एक ऐसा unit जो atomic mass को एटम के मास को लेके हमने चूज किया रेफरेंस की तरह। अब इसको हम 1U भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1U, 1 यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मतलब एक यूनिटी वाला मास। ठीक है, तो AMU से अब हम U पे आ गए। ठीक है, कोई पूछे एटॉमिक मास को डिफाइन करो, एटॉमिक मास यूनिट को, अब बिल्कुल कर सकते हो अगर MCQ आ गया। वैसे तो इतना सिंपल तो नहीं पूछेगा। इट्स डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। अब एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, जैसा मैंने बताया रिलेटिव टर्म में, इससे कंपेयर करके गिवन मास ऑफ एटम को। तो रिलेटिव मास का फॉर्मूला आ गया, द एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। कि मैं इस मास को, जो मेरा AMU है, एटॉमिक मास का यूनिट है, उसको कंपेयर कर रही हूँ विद द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम, एंड दैट टू एवरेज मास। इसका भी मैं सिग्निफिकेंस बताती हूँ आपको कि एवरेज मास क्यों लिखा है। ठीक है, तो ये समझ में आया, कंपेयर कर लिया मैंने, और ऐसे ही मेरा मास आता है। सपोज मेरे सोडियम का मास आ रहा है 23 यूनिट। इसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, कि मेरे एटॉमिक मास यूनिट के वो 23 टाइम्स हैवी है सोडियम एटम। तो दिस इज द रेफरेंस दैट वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है, बट हमें क्या लगता है ना, बहुत बार मास जो है एग्जैक्ट होल नंबर आता ही नहीं है, थोड़ा सा फ्रैक्शन में आता है। हाइड्रोजन का 1.008 आता है, कन्वीनियंस के लिए हम 1 लिख लेते हैं। लिथियम का 4.003 आता है, लिथियम का हीलियम का 6 हीलियम का 4.003, लिथियम का 6.941, बेरिलियम का 9.012, और हम उसको राउंड अबाउट में एक होल नंबर ले लेते हैं। बट पॉइंट ये है कि ऐसा फ्रैक्शन में आता क्यों है, क्यों मैंने वहां लिखा एवरेज मास। उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जो भी मेरे एटम्स है वो इन जनरल आइसोटोप में एग्जिस्ट करते हैं। एक सिंगल एटम के एक से ज्यादा आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप इज लाइक सेम एलिमेंट्स का जो भी एटम होता है, दे कैन कैरी डिफरेंट मास। तो अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, दे आर हैविंग 2 टाइप ऑफ मासेस, 35 एंड 37। तो जब मुझे उसका मास लेना है, आई टेक एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दीज टू। और वो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज निकालने का, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का, दैट विल बी मास ऑफ द वेरी फर्स्ट आइसोटोप और उसका अबंडेंस कितना है नेचर में। ऐसा नहीं इसका मास लिया, दूसरे वाले का लिया, डिवाइड कर दो 2 से, बिकॉज देयर आर 2 यूनिट। एवरेज ऐसे ले लेते हैं ना सिंपल, बट वो तब लेते हैं जब सारी चीज इक्वल अमाउंट में हो। यहाँ पे अबंडेंस ऑल्सो मैटर हो सकता है। होता क्या है, ये 3 रेशियो में है, ये 1 रेशियो में है। अगर मैं इतना पीस ले लूं कार्बन, क्लोरीन गैस का पीस, एज इन मैंने उस गैस को फिल कर दिया एक कंटेनर में, तो उसका 3/4 portion will be carried by 35 unit and 1 portion will be carried by 37 unit. तो ये जो abundance है that also matters a lot. Please remember that. तो mass into abundance, दूसरे वाले का mass into abundance, ऐसे जितने भी आइसोटोप है लिखते जाओ, divided by total abundance. ऐसे करके आप एवरेज पे निकाल सकते हो। ठीक है, और जब इसीलिए इन दोनों का एवरेज करोगे, इसको फॉलो करोगे 3:1 रेशियो में, 35.5 U आएगा। That's the mass we take for chlorine, ना कि 35, ना कि 37। तो हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, एवरेज मास लेते हैं। प्लीज याद रखना इस बात को। तो देखो 75% 35 वाला है, 25% 37 वाला है, और इसी को अगर मुझे रेशियो में लिखना है तो मैं 3:1 लिख सकती हूँ ना, है ना। तो बस और क्या किया, यही किया है मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। यू नो नाउ how we kind of solved it, and same with carbon। कार्बन के 3 आइसोटोप है, C12, C13, C14। देखो इनकी abundance लिखी है 98.89
1.11 और ये लेस देन 0.01, तो मल्टीप्लाई करोगे उसकी अबंडेंस को उसके मास से, सारे के सारे तीनों लेके डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस व्हिच विल बी 100, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। रेशियो में भी ले सकते हो, परसेंटेज में भी। पॉइंट क्या है बताने का, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा दिमाग में। पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये जो मास जब आता है ना फ्रैक्शन में, दिस इज द रीजन बिकॉज वी हैव टू टेक द एवरेज मास। हम कैसे प्रायोरिटी दे के हम इस वाले मास को चूज करेंगे, नहीं ना, तो एवरेज निकालते हैं और फिर उसको राउंड अबाउट करके होल नंबर में लिख देते हैं, ठीक है। सो दैट्स द रीजन। एंड सेम गोज विद मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास भी, एक मॉलिक्यूल का अगर मैं मास बोलूँ ना, वो भी बहुत बड़ा नहीं होगा। और सोचो देर आर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स अराउंड अस, और आपको बोला जाए सबका मॉलिक्यूल का मास याद करना है, दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। तो अगेन वही करेंगे, एवरेज मास लेंगे एक मॉलिक्यूल का और उसको डिवाइड करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे विद 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। और मेरा जो आंसर आएगा वो यू में आएगा, क्योंकि वही मैंने किया है, रिलेटिव मास निकाला है, ठीक है, यू की फॉर्म में। तो अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूँ ना स्टूडेंट्स, उसका मॉलिक्यूलर मास आता है 18U। ये क्या डिफाइन कर रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 टाइम्स ज्यादा है देन दैट यू हैव चोजन एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। बट एक सिंपल तरीका है इसको निकालने का, एवरी टाइम यू विल नॉट डू दीज बिग बिग वैल्यूज ना। सिंपल तरीका, जितने भी एटम्स इन्वॉल्व है सबके मास को ऐड कर दो। आई हैव H2, आई हैव 2 हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम, सबके एटॉमिक मास को ऐड कर दो, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है। इसका 1 यूनिट है, एक ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है, तो 2 + 16 केम आउट एज 18 यूनिट, राइट। सी मैंने बोला था ना, सब कुछ पढ़ाऊंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी, नॉट लाइक बस पढ़ाने के लिए पढ़ा दिया। सो डिटेल से सब सुनते जाओ और उसके बाद रिविजन जरूर करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करनी है। पढ़ने का तब तक कोई फायदा नहीं होता जब मैम ने अपना 50% जॉब कर दिया, अगर आप बाकी का 50% जॉब नहीं कर रहे। सो रिमेंबर, एज आई टोल्ड यू, कंसिस्टेंसी इज द की, राइट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस आफ्टर द सेशन इज ओवर, ओके। मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का 98 आया है, एज आई टोल्ड। अभी हम यू लिखना शुरू कर चुके हैं, पहले AMU लिखते थे, एटॉमिक मास यूनिट। तो 98U या 98 AMU, यानी कि वो 98 टाइम्स हैवी है देन द मास ऑफ 1/12 ऑफ अ C12 एटम, ठीक है, सिंपल सी है। अब चलो एक पार्ट इसका मैं करूंगी, बाकी आप सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास of all the molecular weight of the following compound। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ फॉर बेटर आंसर फ्रॉम यू ऑल, वरना बोलोगे मैम थोड़ा काम हमें करके दे दो। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल क्या है स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट अटैच टू 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट्स अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है, Al2SO4 थ्राइस। कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। केन शुगर, गन्ना, गन्ने में शुगर होती है बेसिकली, कौन सी है वो, C12H22O11। मैं एक सॉल्व कर देती हूँ, चलो ये वाला कर लेते हैं, बाकी दोनों करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं। आपके आंसर्स आर मोर ऑफ लाइक इक्विवेलेंट टू कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं कि मैम आपने पढ़ा दिया एंड वी रियली वैल्यू इट, और आपने जो होमवर्क दिया, आपने जो काम किया है वो हमारे लिए ही दिया है, तो क्यों ना हम उसको सॉल्व करके दिखा दें। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट। C12 12 कार्बन एटम है, 22 हाइड्रोजन एटम है एंड 11 ऑक्सीजन एटम है। बस एक कार्बन एटम का 12 है मास, एक हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा 144, ये आएगा 22, ये कितना आएगा, थोड़ी सी मैथ्स। अब आप बोलोगे मैम आप अभी भी ऐसे सॉल्व करते हो, हाँ भाई मैथ्स टीचर नहीं हूं मैं, अब बस इसको ऐड कर दो, मैं यहाँ कर रही हूँ, डोंट लाफ ऑन मी। 144, 22 एंड 176, 342, ये 342 यूनिट आंसर आ गया। मुझे पता है कुछ लोग ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं कमेंट सेक्शन में एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट, ओके। चलो मोल कॉन्सेप्ट को समझते हैं अभी, और बेसिक चीजें हमें पता चल गई है। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास इज मोर ऑफ लाइक, जब आपको किसी एटम का मास पता है आप उसको ग्राम में लिख दो, दैट विल रिप्रेजेंट वंडरफुल थिंग्स। कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम का मास लिख रही हूँ ना, 1 यूनिट, ये एक हाइड्रोजन एटम का मास है एंड दैट यूनिट इज वेरी स्मॉल, ओके। आई विल टेल यू द वैल्यू आल्सो, 1.676 समथिंग समथिंग,
इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये देख रहे हो, ये एक हाइड्रोजन एटम का मास इतना कम है। बट अगर मैं इसी को ग्राम में लिख दूं, 1 ग्राम, विच इज वेरी मच, एंड दैट represent the gram atomic mass that represent 1 mole hydrogen atoms। कि अगर मेरे पास एक मोल हाइड्रोजन, एक हीप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते, उसका टोटल मास होता 1 ग्राम, विच इज टू मच। और 1 मोल में कितनी क्वांटिटी होती है? मोल वाज ग्रीक और लैटिन वर्ड जिसका सिंपली मतलब है हीप ऑफ समथिंग, नॉट लाइक अ एनिमल और समथिंग। और उस हीप में साइंटिस्ट ने बार बार मेजर करके देखा कि जब भी किसी भी सब्सटेंस के मास को ग्राम में लेने के बाद जब उसको देखते हो, चाहे वो एटम्स हैं चाहे मॉलिक्यूल्स हैं, दे रिप्रेजेंट दिस क्वांटिटी। तो दिस मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एक मोल में इतने हाइड्रोजन एटम्स होंगे। यानी कि 1 ग्राम जब आप हाइड्रोजन ले लेते हो, दैट विल कैरी 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। बट 1 यू में सिर्फ 1 हाइड्रोजन एटम। That's a very big difference. Please understand that. तो थम्स अप दे दो मुझे कि सब समझ आ रहा है, जल्दी से थम्स अप दे दो। और ये बताओ, how many of you are already a part of Vedantu and how many of you are really planning to do the same? I just got a mail 2 days back from one of the student of ICSE only, जो already session देखती है platform पे, के she just wanted to confirm कि अभी भी बैचेस अवेलेबल हैं और मैं 1 मंथ के लिए भी ले सकती हूँ कि नहीं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप 1 मंथ के लिए भी ट्रायल ले सकते हो। दो, वीआईपी कब मिलेगा? दैट इज वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं, क्योंकि 1 मंथ में वी कैंट इंश्योर एवरीथिंग ना। जस्ट बी अ पार्ट ऑफ वेदांतु, अटेंड 75% क्लासेस, 75% टेस्ट एंड असाइनमेंट करिए। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, सब चीज इतने अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है कि आपका इंप्रूवमेंट क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट गारंटी मिलेगी, वरना पैसा वापस। ये अब ये होती है गारंटी, है ना। क्या क्या ऑफरिंग होगी? लाइव क्लासेस मिलेगी, हर सेशन में क्विजेस होती है टू मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग प्रॉपर्ली एंड यू आर आंसरिंग टू अस एज वेल कि समझ आ गया। You are able to participate and to compete with the students throughout the world. एक नहीं, दो नहीं, almost 35 countries से we have students. And interactive replay देखने का मौका मिलेगा। कभी गलती से सेशन मिस हो गया या कभी आपको लगता है कि आज तो नहीं हो पाएगा मुझसे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे सुबह के 6 बजे हो, आप जो सेशन हो गया उसको जब मर्जी चाहे रिवाइज कर सकते हो विद लाइव क्विजेस। कि जो सेशन में क्विज चली थी वो आपके सामने लाइव चलेगी रिप्ले में भी, एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन द सेम। इजंट इट ग्रेट? और लीडर बोर्ड में आने का मौका, दैट्स इंस्पायरिंग, दैट्स रियली इंस्पायरिंग। और सारा का सारा कंटेंट जो हम पढ़ाएंगे आप डाउनलोड कर पाओगे विद आवर हैंड रिटन नोट्स के। बच्चा लोग, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, जैसे आज भी मैंने स्टार्टिंग में बताया। हर डाउट सॉल्व होंगे, यहाँ पे हो सकता है डाउट सॉल्व नहीं हो पाते, तो वहां का क्या फायदा है? बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मास्टर टीचर्स के साथ साथ क्लास टीचर्स भी होते हैं which will definitely take your doubts with patience। हाँ, तो आपके डाउट्स भी सॉल्व होंगे, डाउट क्लैरिटी मिलेगी। I'll even give you a proof के डाउट सॉल्व होते हैं। ठीक है, सारे असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, असाइनमेंट्स के थ्रू यू कैन मेक श्योर दैट यू आर डूइंग प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस एंड रिविजन एंड क्रैश कोर्सेज फॉर रिविजन ऑल्सो। आपके एग्जाम से पहले आपको रिविजन क्लासेस भी अटेंड करने को मिलेगी। अब आप बोलते हैं मैम प्राइस ज्यादा है, लुक एट द ऑफरिंग्स दैट वेदांतु इज प्रोवाइडिंग। तो विद ऑल ऑफ दैट ऑफरिंग, अगर आप 1 मंथ के लिए भी प्लान करते हो, इट्स नॉट दैट मच स्टूडेंट्स। बी स्मार्ट प्रॉपरली, चाहे तो 1 मंथ के लिए ट्रायल लेके देख लो, व्हेन यू आर कंप्लीटली श्योर यू कैन इवन गो फॉर द इंटायर ईयर, आई मीन जितना भी टाइम बाकी रह गया। बहुत सिंपल है उसको उसका पार्टिसिपेशन लाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ओपन करके एजी प्रो अप्लाई कर दो। एजी प्रो क्यों अप्लाई करना है? क्योंकि एजी मैम प्रो है, ऐसा है क्या? ये तो आप लोग ही बता सकते हो मुझे, दैट एजी मैम इज प्रो और नॉट। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का वीडियो जस्ट उससे पहले, क्या बच्चा लोग वीडियो देखो। हाँ आप लोगों के लिए बनाए बड़े प्यार से। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, रीड मोर मैंने ओपन किया, सब्सक्राइब टू वेदांतु कोर्सेज नाउ इस पे क्लिक करना है। अगर आप एनटीएससी के लिए प्लान करें, आप एनटीएससी भी प्लान कर सकते हैं, फाउंडेशन लेवल कोर्सेज भी प्लान कर सकते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ 10th ई वाला जो बैच है, फाउंडेशन लेवल मतलब जेई नीट वाला, कि आप अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं। चलो, ग्रेड 10 फॉर सीबीएसई टर्म 1 महाराष्ट्र आईसीएसई, आईसीएसई पे क्लिक करना है एंड
इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाना है जो बैच आपको पसंद है, लाइट, क्लासिक या प्लस। ऐसे पर्टिकुलर बैच नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द ऑफरिंग्स के लाइट में जो मैंने फीचर्स बताए वो तो है ही है, क्लासिक एंड प्लस के बेस्ट पार्ट है उसमें आपको डाउट सॉल्विंग ऐप मिलेगी। एंड मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट के लाइफ में दैट्स द बिगेस्ट रिवोल्यूशन दैट कैन हैपन, कि ऐसी फैसिलिटी कि आप जब चाहो अपने डाउट सॉल्व कर पाओ। अच्छा, एक टाइम लिमिट तो है 8 AM से 11 PM, हाँ लोग भी सोते हैं। तो इस टाइम दौरान आप जो भी आप डाउट भेजते हो आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिल जाएगा विद इन 20 मिनट्स। अगर डाउट तभी सॉल्व हो जाते हैं वो आपको तंग नहीं करेंगे, वरना तंग करेंगे। तो मेक श्योर एटलीस्ट यू विल गो फॉर अ क्लासिक प्लान। प्लस थोड़ा ज्यादा है बिकॉज आपको पर्सनल मेंटर भी मिलेगा टू गाइड यू। 10th क्लास है, यू वांट अ मेंटर टू बी प्रॉपरली गाइडेड एंड कोई भी प्रॉब्लम ना आए डाउट्स में किसी भी चीज में, ठीक है। देन यू कैन गो फॉर प्लस ऑल्सो। देखो मैंने क्लासिक सेलेक्ट किया, 1 मंथ की ऑफरिंग पे क्लिक किया। 1 मंथ में जब मैंने एजी प्रो अप्लाई किया ऑटोमेटिकली लग जाएगा, नहीं तो एजी प्रो याद रखना, यू गेट अ डिस्काउंट ऑल्सो एंड यू कैन पे बाय एनी मेथड। नाउ सम ऑफ यू लाइक मैम रिप्ले कैसे देखेंगे, नोट्स कैसे लाएंगे, डाउट सॉल्व होते हैं, बताओ तो सही के होते हैं। ये पूरा सेशन का लिस्ट था आपका, जैसे आप वेदांतु की वेबसाइट ओपन करेंगे आपके सारे सेशन खुल के आ जाएंगे माय सेशंस में। व्हाट आई डिड इज अपकमिंग पे मैंने क्लिक किया, ये पास्ट का ऑप्शन आया, पुराने सेशन खुल के आ गए। पुराने सेशन को जब आप देखोगे रिप्ले और नोट्स दोनों ऑप्शन आते हैं। रिप्ले देखो, पार्टिसिपेट करो क्विज में, नोट्स डाउनलोड करके कभी भी रिवाइज करो, कभी भी। And this is giving you a detail also that how all the quizzes we take is going to help you and your doubts are also going to get solved. ठीक है? So make sure that you'll participate, make sure that you'll join it to be a part of Vedantu and say, yay! मैं proud वेदन हूँ. I can feel a change with the help of Vedantu. अच्छा, कोई कंपल्शन नहीं है डेफिनेटली। सम स्टूडेंट्स आर लाइक मैम कोई कंपल्शन है क्या? बच्चा इट्स टोटली योर कॉल। इफ यू थिंक यू नीड असिस्टेंस वेदांतु इज देयर फॉर यू। या बस इतना ही है। चलो आगे बढ़े। ग्राम एटॉमिक मास मैंने समझा दिया था क्या होता है, कि हाइड्रोजन का 1 यूनिट इज जस्ट 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स। 1 मोल का जो कॉन्सेप्ट था वो एवोगेड्रो ने दिया था, एमिडियो एवोगेड्रो वाज द साइंटिस्ट, दैट्स व्हाई एवोगेड्रो नंबर। अच्छा, एक और टर्म हम पढ़ते हैं, the quantity of element which weighs equal to its gram atomic mass is also called as 1 gram atom of that element। ठीक है, अगर मैं सोडियम ले लूं 23 यूनिट इज द मास ऑफ 1 एटम, इसको ग्राम में लिखूंगी, ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम ऑफ सोडियम जो है ना, उसमें मैं उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट हैज 1 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम। 1 gram atoms of sodium. This is more of like weight. Number of atoms नहीं, 1 gram atoms of sodium. Okay? ऑक्सीजन की बात करूं, a sample of 16 ग्राम of ऑक्सीजन, क्योंकि उसका वेट 16 होता है, यू में लिखोगे 16 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास में इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो दैट is one of the way also to explain your gram atomic mass that represent 1 gram atoms। मॉलिक्यूल में 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे सोडियम का मैंने बताया, हीलियम का बताया, वाटर होता 18 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, that will also represent 1 gram molecules of H2, right? Same thing that I've told you before also. Molecular mass बता दिया, कैसे निकालोगे? It's almost same. Understood students? कि बस just write the mass of like जो molecular mass है उसको ग्राम में लिख दो। तो वाटर का H2O था, उसको ग्राम में लिख दो। कैसे? 18 ग्राम, क्योंकि 18U will be the mass of 1 molecule। 1 molecule of water है, 18 ग्राम एवोगेड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इतने वाटर मॉलिक्यूल। सो दैट्स एक्चुअली अ डिफरेंस लाइक टू मच डिफरेंस, यू कैन सी दैट, है ना? समझ सकते हो कि नहीं? ऑल राइट, इसी नोट पे अगर ये समझ आ गया, कुछ और एग्जाम्पल, अमोनिया NH3 14 + 3 17 यूनिट, इसको ग्राम में लिखोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो दैट विल रिप्रेजेंट एवोगेड्रो नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स, एवोगेड्रो नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स। ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी था, बिकॉज अभी के जो कॉन्सेप्ट है दैट विल बी रियली इंपॉर्टेंट, एंड वो सब इज लाइक अ पार्ट ऑफ मोर ऑफ लाइक अ रिविजन दैट यू शुड नो बिफोर हैंड। वेपर डेंसिटी एज आई सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं समझा देती हूँ इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया और ये है क्या। लिखा है द रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम
of gas or vapor and hydrogen under the same condition of temperature and pressure. Vapor density, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी गैस है, कोई भी वेपर है, वेपर की डेंसिटी है ना, आपको कोई गिवन गैस दिया है या फिर कोई सब्सटेंस जो वेपर की फॉर्म में है, उसकी डेंसिटी कितनी है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से क्यों कंपेयर कर रहे हैं कि वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितना हैवी है. हाइड्रोजन इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, वेरी फर्स्ट गैस. ठीक है, उसके कंपैरिजन में आपका गिवन गैस और गिवन वेपर कितना हैवी है, राइट. तो पहले मैं लिखूंगी डेंसिटी ऑफ माय गिवन सब्सटेंस, राइट, गिवन गैस या गिवन वेपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ माय हाइड्रोजन गैस, है ना. और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ गिवन गैस, वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. और हम इसको इक्वल वॉल्यूम पे चेक करते हैं. आप दोनों को कैसे कंपेयर करोगे कि दूसरा सब्सटेंस एक के कंपैरिजन में कितना हैवी है, जब आप दोनों की इक्वल वॉल्यूम लोगे, है ना. तो वॉल्यूम इस गैस की हाइड्रोजन की इक्वल लिया, यहाँ पे लिखा भी है इक्वल वॉल्यूम, कैंसिल कर सकते हो. तो वेपर डेंसिटी क्या आ गया, मास of the given gas, mass of hydrogen. That's why it's written ratio between masses of equal volume of gas or vapor and hydrogen. दोनों को कंपेयर कर रहे हो. अब देखो मास मास, अब मैं क्या करूंगी ना, ये मास ऑफ वॉल्यूम v ऑफ द गैस को mg लिख दिया. मास ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 होता है, क्या मैं उसको लिख सकती हूँ 2 times mass of hydrogen atom, है ना. H2 was a molecule. Hydrogen exists in the form of gas as H2. अगर मुझे उसका मास निकालना, मैं क्या करती हूँ 2 times of 1 unit, क्योंकि 2 times of एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 यूनिट. तो मैंने उसको सिंपली तोड़ के लिख दिया that this is equal to 2 times of mass of hydrogen atom, because ये था, मैंने उसको ऐसे लिख दिया, सिंपल. ठीक है, ये था रिलेटिव वेपर डेंसिटी. मैं इस 2 को इधर लेके जा सकती हूँ, है ना. आप देखो, तो ये जब मैं 2 को इधर लेके जाऊंगी तो ये बन गया 2 into वेपर डेंसिटी, इधर बन गया मास ऑफ योर अ मॉलिक्यूल ऑफ योर गैस, इधर बन गया मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, अब ये देखो हाइड्रोजन एटम के मास को मैं हाइड्रोजन एटम के मास को मैं एक तरीके से रेफरेंस लेके इसके किसी भी गैस के मास से कंपेयर कर रही हूँ, तो क्या मैं इसको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस बोल सकती हूँ. बिल्कुल बोल सकती हूँ. क्या बोल सकती हूँ, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के कंपैरिजन में आपकी जो गिवन गैस है वो कितनी हैवी है, तो दैट्स द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. पहले हमने कार्बन को रेफरेंस लिया था, हम हाइड्रोजन को भी रेफरेंस ले सकते हैं ना. तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में गिवन जो मास है उसके मॉलिक्यूल का मास कितना हैवी था. So formula came as 2 into vapor density, relative vapor density is equal to relative molecular mass of the gas. This is a very important formula and very important for question solving. आ सकता है एग्जाम में. कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले, एक बार थम्स अप भी दे दो जल्दी से. चलो हाई फाइव भी दे दो, हाई फाइव जल्दी से. ये हाई फाइव क्यों, क्योंकि समझ आ गया, वरना हमेशा एक बार क्विक रिप्ले भी आप कर सकते हो, राइट. तो इसको फॉर्मूला को यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द रिलेटिव वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस क्लोरीन इज 35.5. वेपर डेंसिटी गिवन है, आपको निकालना है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हमने बताया ही था 2 into वेपर डेंसिटी, बस कर दो, ये आ गया 71. ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ गया 71, सिंपल. एक और क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर मास गिवन है आपको और आपको वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है. तो ये फॉर्मूला था वेपर डेंसिटी, 2 को इधर ले जाओ तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2. मॉलिक्यूलर मास था 44 डिवाइडेड बाय 2, 22 आ गई वेपर डेंसिटी. कितनी आ गई, 22 आ गई. एंड आई होप इट्स सिंपल, आई होप यू गॉट इट, वंडरफुल. तो इस क्वेश्चन को करना है, the vapor density of an unknown gas is 32, calculate the molecular mass. Vapor density given, molecular mass बताना है. I think कर लोगे, बहुत सिंपल है. नोटबुक रखो, क्वेश्चन जो भी मैं बताते जा रही हूँ ना, पॉइंट लिखते जाओ, और उसको फाइनली जब भी सेशन खत्म हो जाए आपको उनके आंसर्स मेरे साथ शेयर करने हैं, बिकॉज दिस विल रियली रियली हेल्प यू. यस, चलो फिर अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे एंड समझेंगे ना, वो होगा कि किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं. बट मुझे उसके बेसिक्स आपको बताने जरूरी है, वरना उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना. क्योंकि अगर गलत फॉर्मूला लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे.
फॉर्मूला होता क्या है स्टूडेंट्स? इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय H2SO4। ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? उसके ओवरऑल केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में, सारे एटम्स किस रेशियो ऑफ मास में जुड़े हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कितने उनके नंबर ऑफ एटम्स है, सारी इंफॉर्मेशन उसके फॉर्मूला में छुपी होती है, राइट। जैसे कि मैं H2O की बात करूं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है 2:1 के रेशियो में आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। 1 molecule of water is made by 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So formula gives the overall detail about the composition of the molecule of that particular compound. And I'm pretty sure you know कि उसके formula को लिखना कैसे है, right? All the steps are same. Let's just do some example to quickly revise that topic. सबसे पहले सिंबल लिखो जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व होने हैं, उनके बाद उनकी वैलेंसी लिखो और उसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रिवर्स कर दो ऑर्डर को ऑफ द वैलेंसी, राइट। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। और हमेशा उसको सिंपल रेशियो में लिखना है। क्या लिखना है? सिंपल रेशियो में। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। इफ समवन विल आस्क यू व्हाट्स द केमिकल फॉर्मूला फॉर सी वाटर, सी वाटर, एंड यू आर लाइक लेमैन भाषा में मैम हमें नहीं पता, बट कभी तो मैम ने बताया था वाटर इज H2O। तो सी वाटर, वाटर इज H2O। दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू। कोई आपसे सी वाटर पूछे और आप उसको CH2O दे दो, ये एल्डिहाइड होता है, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड ऑल्सो। ये स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है लेबोरेटरी में। वो जो मेंढक, मछली, वो जो सब रखा होता है ना एक सोल्यूशन में, वो इसी का होता है, CH2O का। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेलिन तो सोचना भी मत कि इसको पी सकते हैं, ओके। On that note, jokes apart, let's try सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। इट्स रियली सिंपल। आप सबसे पहले एलिमेंट्स या फिर जो भी पॉलीएटॉमिक आयन है उनका फॉर्मूला लिखो, उनके सिंबल्स लिखो, उनकी वैलेंसी लिखो नीचे और या ऊपर जैसे ठीक लगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, सोडियम इज 2, सोडियम -2 नहीं हो सकते। एटम इज समथिंग दैट विल बी अ होल नंबर, नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव इन जनरल। सल्फेट है 1, ये बन गया। एल्यूमिनियम नाइट्राइड से आपको पता चलेगा कि कैसे उसको सिंपल होल नंबर में लिखना बहुत जरूरी है। एल्यूमिनियम +3, नाइट्राइड -3। I just wrote their chart. Aluminium will lose 3 electron to have a stable configuration. Nitrogen will gain 3 electron to have a stable configuration. Why? Nitrogen का configuration है last shell का 5. It will gain 3 electron. I will not write as Al3N3. ये cancel out हो जाएगा। मुझे सिंपल होल नंबर में लिखना है, सो द फॉर्मूला विल बी ALN। क्या होगा फॉर्मूला? ALN फॉर एल्यूमिनियम नाइट्राइड, राइट। वंडरफुल। अब पढ़ते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, मैथमेटिकल टॉपिक है ऑनेस्टली। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, किसी भी आप सब्सटेंस को जब आप बनाते हो, एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी अमाउंट उसके कैरी कर रहा है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। एक कंपाउंड के टोटल मास में, उसको बनाने में जो टोटल मास है उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज कितनी है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय ओवरऑल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। सिंपल है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इंटायर कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको यूज करके देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किसी भी एक पूरे सब्सटेंस को बनाने में एक पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज कितनी लगी है, दूसरे की कितनी लगी है, एंड सो ऑन। या ओके, सो लेट्स जस्ट ट्राई टू डू दैट। मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। ये मैंने वाटर बनाया, ओवरऑल अमाउंट अगर मैं ग्राम में लिखूं 18 ग्राम। अब उसमें हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज थी, मास की, मास परसेंटेज, और ऑक्सीजन की कितनी थी। तो H2O है फॉर्मूला, 2 हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ अ गिवन एलिमेंट, हाइड्रोजन का 2, ओवरऑल 18 इंटू 100, 1/9। तो 100/9 को सॉल्व करो, 11.18 परसेंटेज आ गया हाइड्रोजन का। दूसरा, एक ऑक्सीजन का 16, 16/18 इंटू 100। इवन ये भी कर सकते हो, अगर दो ही इन्वॉल्व है, अगर एक का पता चल गया दूसरा तो आसानी से निकाल सकते हो, 100 माइनस उसका परसेंटेज, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज हमेशा 100 होता है। अगर एक का 11.18 है, दूसरे का कैसे निकालोगे? उसको 100 में से माइनस कर दो। मेक सेंस स्टूडेंट्स? जल्दी से बता दो इफ दैट मेक सेंस टू यू, या क्विकली। ओके, let's do one more example just because of more practice, then we'll just come to a very important topic.
फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल। मैंने वॉशिंग सोडा लिख दिया, वॉशिंग पाउडर निरमा। पता नहीं क्यों जब भी वॉशिंग सोडा आता है ना मुझे यही गाना याद आता है, बचपन की यादें ताजा हो जाती है, नो बीइंग 90s kid. Sodium carbonate with 10 molecule of water. 10 molecule of water is more of like it's water of crystallization. ठीक है, क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो 10 मॉलिक्यूल जो पानी के जुड़े हैं, इसका टोटल मास परसेंटेज कितना है टू मेक द इंटायर मॉलिक्यूल। पहले सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O का ओवरऑल मास निकाल लेते हैं। 1 सोडियम इज 23, 2 का हो जाएगा 46, एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का 48 और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का 18, 10 का हो जाएगा 18 इंटू 10 180। अब आप जब इस सबको ऐड करोगे आ जाएगा 286। ठीक है, तो अगर मुझे अब किसका निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है। टोटल वाटर का मास कितना था, 80 इंटू 10 180, तो 180 डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 286 इंटू 100। 180 ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल का मास एंड देन कंपाउंड का मास टू मेक दिस 286। मतलब इस कंपाउंड को बनाने में वाटर की मास ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितना परसेंटेज, और इसको सॉल्व करो, इट विल कम आउट एज 62.9%. यस, सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट the mass percentage. And this is something I'm telling you why, because this will help us to understand this concept better, that how to know an empirical formula and molecular formula of a compound. And this is an important topic for exam point of view, and a question will definitely come from this topic, so you should do it properly. So listen to me. Let's understand what is what is empirical formula first. Empirical formula क्या होता है? That gives the simplest ratio in whole number of atoms of different element present in one molecule of compound. जब आप किसी भी compound के एक molecule को लिखते हो in terms of its formula, जो formula मैंने आपको बताया that tells overall composition, जब आप उसको simple whole number में लिख दो, that's empirical formula. यानी कि empirical formula may or may not give you the exact number of atoms that's been used to create that particular molecule. ठीक है, it is not necessarily going to give you the exact formula of the substance, but एक ratio के बारे में rough idea दे देता है। जैसे कि molecular formula of glucose is C6H12O6. Molecular formula is the exact representation of the number of atoms to create that particular compound. बट अगर मुझे उसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है, होल नंबर रेशियो में लिखते हैं। अगर इसी को मैं डिवाइड कर दूं 6 से क्यों डिवाइड किया, द मिनिमम पॉसिबल नंबर जिससे सब डिविजिबल है, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, CH2O. That's the empirical formula of glucose, and you can totally see that this is not even representing the exact formula of glucose. And हैरानी की बात ये है, empirical formula कोई डिफरेंट सब्सटेंस के भी सेम हो सकते हैं। ये इंपेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का भी है, ये सेम फॉर्मूला मेरा एसिटिक एसिड का भी है, ये सेम फॉर्मूला मेरा एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड जो मिथेनॉल है उसका भी है। फॉर्मल्डिहाइड इज द कॉमन नेम, लाइक अनुमा मैम को आप अनु मैम, छोटू मैम सब बुलाते हो, एजी मैम, उसी तरीके से फॉर्मल्डिहाइड इज द कॉमन नेम ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, सबका सेम फॉर्मूला है इंपेरिकल फॉर्मूला, बट their molecular formula might be different, so please try to understand that. Yeah, ये देखो, acetic acid CH3COOH, that's the same acid you all have in vinegar, सिरका में जो होता है। मैं एक साथ लिखूं तो 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है एंड 2 ऑक्सीजन है, तो मैं इसको डेफिनेटली CH2O लिख सकती हूँ ना, अगर मुझे उसको सिंपल होल नंबर में लिखना है। That's what empirical formula. I hope you got it. अभी फिस्ट बम्प दे दो कि yes, that's correct, yes, we got it. वंडरफुल। चलो फिर इंपेरिकल फॉर्मूला समझ आ गया, तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे भी प्रोग्रेस करेंगे। बट पॉइंट ये है कि आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकालोगे कैसे, वो एक बार समझ लेते हैं, और उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से भी आप निकाल सकते हो। दिस इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। आगे बढ़ते हैं, आपको पता ही होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी मैं वीडियो में जो भी नोट्स पढ़ा रही हूँ वो आपको मिल जाएंगे विद आवर ओन फीडबैक। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड फॉर क्विक रिविजन। Okay, let's see how to calculate empirical formula. उसके लिए I'll be needing some data. ठीक है, that's the percentage weight of each element. तो अभी पता चला उस percentage weight mass percentage वाला जो topic percentage composition वाला topic मैं समझा रही थी, this is going to help us here. कि आपको एक given compound में हर एक element
कितनी मास परसेंटेज ऑक्यूपाई कर रहा है वो दे देगा। अब सोचो उसका मास परसेंटेज इतना है, उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। इजंट इट गोइंग टू गिव यू अ रफ आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स? कि मान लो वाटर मॉलिक्यूल ओवरऑल जितने थे उसकी वजह से 180 मास आ रहा था, परसेंटेज निकाली आपने, उस परसेंटेज को उसके एग्जैक्ट मास से डिवाइड कर लो। इजंट इट गोइंग टू गिव यू अ रफ आइडिया, अ होल नंबर आइडिया कि कितने नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं टू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड? तो हम यही करेंगे, क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज गिवन है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की, उनको डिवाइड करेंगे उनके एग्जैक्ट मास से। दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ एटम, प्रोबेबल नंबर ऑफ एटम दैट इज गोइंग टू पार्टिसिपेट टू क्रिएट दैट मॉलिक्यूल। अब अगर वो होल नंबर में नहीं आता है, अगर वो होल नंबर में नहीं आता है तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग द मिनिमम पॉसिबल नंबर। मिनिमम पॉसिबल नंबर से डिवाइड करके अगर होल नंबर आ गया, एंड उसी होल नंबर को यूज करके वील राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, कैसे करेंगे मैं समझा देती हूँ। और एक और बात जो जो ध्यान में रखनी है वो ये है, इफ द मॉलिक्यूल कंटेन्स water of crystallization dot H2O, some water molecule attached to it, the percentage weight is divided by the molecular weight 18, है ना, क्योंकि water involved है, सिंपल सी बात है। और जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो नंबर ऑफ एटम्स नहीं आएंगे, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आएंगे। दैट्स वन थिंग दैट वी शुड रिमेंबर। 18 से डिवाइड करें, दैट विल गिव अस द प्रोबेबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट्स बीइंग अटैच्ड। Okay, let's try to do the question. This will make more sense. Question कर लेते हैं। Okay, चलो। Find the empirical formula of the compound with the following percentage composition. Zinc and chlorine मुझे given है। जिंक उस कंपाउंड को बनाने में 47.8% कैरी कर रहा है मास, और ये 52.2। ये मास में ही आपको पता है उस सब्सटेंस के मास से डिवाइड कर दोगे, दिस विल गिव यू अ रफ आइडिया अबाउट नंबर ऑफ एटम। 47.8 डिवाइडेड बाय 65, 65 से क्यों डिवाइड करूं, दैट्स द एटॉमिक मास ऑफ जिंक। दिस बाय दिस, एंड 52.2 को डिवाइड करूंगी 35.5, दैट्स द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। 47.8 by 65 gives us 0.73. 52.2 divided by 35.5 give 1.46. तो ये सिंपल होल नंबर तो नहीं आ रहा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मिनिमम नंबर है उससे डिवाइड कर दो टू हैव अ सिंपलेस्ट पॉसिबल नंबर। 0.73 से दोनों को डिवाइड करो टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो। यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 1.46 को 0.73 से डिवाइड करोगे, रफली यू विल गेट 2। अब ये बन जाएंगे इनके सब्सक्रिप्ट कि जिंक का नंबर ऑफ एटम है 1, सिंपल होल नंबर, क्लोरीन है 2। दैट मे और मे नॉट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट फॉर्मूला, बट दैट्स ट्रू। जिंक क्लोराइड इज द फॉर्मूला, है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, बस सॉल्व होके आ गया। सिंपल था ना, जल्दी बताओ सिंपल था कि नहीं। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज समटाइम दे डोंट इवन आस्क एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसके साथ साथ वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना भी पूछते हैं, जो कि मैं सिखाने वाली हूँ। अभी देखो, an organic compound has oxygen 26.24%, hydrogen has 4.92%, find its empirical formula। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत सिंपली हमें क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन तो होगा ही होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इम्पॉसिबल विदाउट कार्बन। अगर ऑक्सीजन है मेरा 26.24%, हाइड्रोजन है मेरा 4.92%, तो मेरा कार्बन कितना हो जाएगा, 100 माइनस सम ऑफ दिस ओवरऑल परसेंटेज। आई मीन जितना 100 को प्रॉपर बनाने में यहाँ पे जितनी परसेंटेज बच गई वो कार्बन की वजह से होगी। तो 100 माइनस 26.24 प्लस 4.92, ठीक है। तो 100 में से ये माइनस कर दो, यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, दैट इज 68.84। इसको मैं यूज करूंगी टू कैलकुलेट कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का सिंपल होल नंबर एटम्स कितना आएगा, टू नो द एम्पिरिकल फॉर्मूला। 68.84 मास परसेंट, इसका 4.92, इसका 26.24। उनके एग्जैक्ट एटॉमिक मास से डिवाइड करो, इसको 12 से, इसको 1 से, इसको 16 से, क्या आया 5.74, इधर आया 4.92, इधर आया 1.64, ठीक है। अब सबसे जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर दो, क्यों जरूरी है, सिंपल होल नंबर लाने के लिए, विच इज 1.64। 5.74 बाय 1.64 आता है 3.5, ओके, यहाँ आता है 3, यहाँ आता है 1। अब देखो C है मेरा 3.5, हाइड्रोजन है 3, ऑक्सीजन है 1, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल रेशियो में,
है ना। तो 3.5 को मैं 7/2 लिख सकती हूँ ना, इफ यू आर ओके विद दैट, कि 3.5 को या तो डेसिमल हटा के 10 लगा दो, और आपको पता है 5 गया 2 पे, 5 से ये गया 7 पे, 7/2। तो मैंने क्या किया, इसको 7/2 लिख दिया। कार्बन 7/2, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 1। एटम विल नॉट बी इन फ्रैक्शन कि कार्बन 7/2 क्या होता है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं पूरे के पूरे फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो कार्बन 7/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 बचा। हाइड्रोजन 2 इंटू 3 6, ऑक्सीजन 1 इंटू 2 2। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला। आई होप इट्स मेकिंग सेंस। आई एम रिवाइजिंग इट अगेन। मेरे सिंपलेस्ट रेशियो आ गए 3.5, 3 and 1। कार्बन एटम 3.5 नहीं हो सकता। आई नीड टू राइट देम अगेन इन सिंपल होल नंबर। उसके लिए पूरे के पूरे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू कन्वर्ट देम इनटू सिंपल होल नंबर। या मेक सेंस? चलो, ऑसम। अब बारी आती है, अब हमने 2-3 क्वेश्चंस कर लिए। नाउ द टॉपिक इज वेरी मच क्लियर। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है, एब्सोल्युटली ग्रेट। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, विच इज द एक्चुअल फॉर्मूला दैट tells us all the information about the number of atoms that's totally involved to create that compound. और वो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रोल इज कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन क्या क्या देता है, एक एटम कॉपर का था, एक सल्फर का था, 4 ऑक्सीजन के एटम थे, 5 मॉलिक्यूल वाटर के थे, जस्ट टू क्रिएट वन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O विच इज योर ब्लू विट्रोल। यानी कि ये ओवरऑल फॉर्मूला आपको देता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से, all the steps are written. Let's just discuss that one by one and then we will do some questions for the same, क्योंकि question practice is quite important. Calculate the empirical weight of the compound from its empirical formula. Last step तक हमने empirical formula निकालना सीख लिया। वंडरफुल। अगर empirical formula पता है तो उसका मास भी निकाल सकते हो। सोचो, मेरा empirical formula आया CH2O, तो इसका मास नहीं निकाल सकते। 1 कार्बन एटम के मास को 2 हाइड्रोजन एटम के मास को और 1 ऑक्सीजन एटम के मास को ऐड कर दो, तो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास आ जाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब क्या करना है, उस क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा। अब आप देख रहे हो, actual molecular mass and empirical formula mass itself telling you that there is a difference between the actual formula and empirical formula. तो वो आपको फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा मिलेगा इन जनरल इंपेरिकल फॉर्मूला से, और जितनी टाइम ज्यादा है, वो जो फैक्टर है दैट विल डिसाइड कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है टू नो द एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो जो भी मॉलिक्यूलर मास आएगा उसको डिवाइड कर दो इंपेरिकल मास से, मेरा एक n फैक्टर निकल के आ जाएगा, दैट मल्टीपल फैक्टर दैट इज टेलिंग कि आपका मॉलिक्यूलर मास कितना टाइम ज्यादा है। जितना टाइम ज्यादा है उसी नंबर से आप इंपेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दो, उतना मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट द एग्जैक्ट फॉर्मूला, ठीक है। Divide its molecular weight by empirical weight. This will give you the idea of n factor. n factor tells कि आपके molecular formula में जो वो कमी थी, वो आपका empirical formula कितना multiple में था, बस उससे multiply कर दो। n into empirical formula will give you the molecular formula. Again, it will be very much understandable if we'll do some questions. So let's try to do some questions. And one of the question is there in front of you. Question है, calculate the empirical formula of a compound whose molecular formula is C8H8O4 and empirical formula weight is also given. अच्छा, अगर आपको molecular formula दिया हुआ है तो आप उसके molecular formula का मास भी निकाल सकते हो, है ना, निकाल लो। एक कार्बन का 12, 8 कार्बन का 8 इंटू 12, एक हाइड्रोजन का 1, 6 हाइड्रोजन का 1 इंटू 6, एक ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन का 4 इंटू 16। तो आपको मॉलिक्यूलर मास भी पता है, आपको इंपेरिकल मास भी पता है, राइट। एन फैक्टर निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दो इंपेरिकल फॉर्मूला मास से, एंड लेट्स ट्राई टू डू दैट। ये आ जाएगा सॉल्व करके 166। कितना आ जाएगा, 166। और ये इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है 83, 166 बाई 83 is 2। एन फैक्टर जो मिसिंग था, जिससे आपका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा था इंपेरिकल मास से, तो बस आपको क्या निकालना है, इंपेरिकल मास निकालना है। इंपेरिकल
फॉर्मूला, सॉरी इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। आपको पता है 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, 2 से मल्टीप्लाई इधर करोगे इंपेरिकल फॉर्मूला को तो आ जाए ये रिजल्ट। मुझे निकालना है इंपेरिकल फॉर्मूला, इस 2 को इधर ले जाओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय 2। तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना, ये तो वैसे सीधा सीधा भी कैंसिल हो जाता। फॉर्मूला को निकालने के लिए C8H6O4 था, 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द इंपेरिकल फॉर्मूला विच इज C4H3O2। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना था, निकाल दिया। कोई मास पूछे तो भी निकाल सकते हो, वैसे गिवन है, हाँ, जस्ट टू चेक कि आपने सही निकाला है कि नहीं। ये तो बहुत अच्छा और इजी वाला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी और आपको प्रैक्टिस के लिए घर से भी दूंगी, बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू ऑल परफेक्ट। Compound is found to possess carbon, hydrogen and oxygen in what ratio? मास परसेंटेज इज गिवन, ये 40% है, ये 6.7% है और ये 53.3% है। एटॉमिक मास आपको बताइए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। डिवाइड कर दो, 40 by 12, 6.7 by 1, 53.3 by 16। You get the rough idea of number of atoms, 3.3, 6.7, 3.3। सबसे मिनिमम पॉसिबल नंबर है 3.3 हियर, सबसे डिवाइड कर दो, रीजन इज टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो, होल नंबर। 3.3 by 3.3 1, इसको डिवाइड करोगे 2, इसको डिवाइड करोगे 1, तो CH2O ये मेरा आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर मास गिवन है, यहाँ से पहले इंपेरिकल मास निकाल लो, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, एक कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, 16, एक ऑक्सीजन का, ये बन गया 40, राइट, सॉरी 30 बन गया ये, हाँ 30U। तो मेरे पास इंपेरिकल मास है, मेरे पास मॉलिक्यूलर मास है, मैं एन वैल्यू निकाल सकती हूँ, एन फैक्टर इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास 2, यानी कि मेरा मॉलिक्यूलर मास ट्वाइस होगा इंपेरिकल फॉर्मूला के। इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O है, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा C2H4O। Wasn't it simple? Yes, it was really simple and I had calculated that for you, right? Okay, CH2O था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, you will get your answer C2H4O2। Make sense? बस इतना ही था। एंड वो वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आई रियली वांट टू सी कि आपको कितना समझ में आया। तो होमवर्क में मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, ये जो आपको करके लाना है, कैलकुलेट द इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन की परसेंटेज, सबकी परसेंटेज गिवन है और वेपर डेंसिटी भी गिवन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेपर डेंसिटी एक हिंट दे देती हूँ, 2 into vapor density will give you the molecular mass of the given substance, गिवन गैस। ठीक है, तो इसको यूज करके यू कैन नो द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास पता है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालोगे इंपेरिकल मास आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला इंपेरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास भी है, एन फैक्टर निकालो, एन फैक्टर विल हेल्प यू टू नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल। सिंपल। सो आई वुड लव टू सी योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। बिल्कुल नहीं भूलना है, जितने भी क्वेश्चन मैंने इन बिटवीन पूछे हैं, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इक्वली विद मी। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप वो सब करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। इसी के साथ जो आपका पोर्शन एग्जाम में आना है टर्म 1 में ICSE का मोल कॉन्सेप्ट इन स्टोइकियोमेट्री का, वो खत्म हो गया है। Isn't it amazing? That is super amazing. 5 चैप्टर खत्म हो गया है, सिर्फ एक ही बाकी है, that is electrochemistry. Very happy to know that, very happy. So students, believe in Vedantu Improvement Promise, called as VIP, because VIP will definitely bring a change and that's a guarantee. Just believe in that guarantee. करना बहुत सिंपल है, 75% मिनिमम क्लास लगानी है, असाइनमेंट एंड टेस्ट करने हैं, इम्प्रूवमेंट गारंटी है अगर पूरा साल आप वेदांतों का हिस्सा बनते हैं अंटिल योर एग्जाम्स। या तो बहुत सारे बैचेस आपके ICSE के आपको मिल जाएंगे जब आप उसमें सेलेक्ट करेंगे। फाउंडेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, फाउंडेशन के बैचेस भी हैं। NTSC क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, अभी एक रीसेंट बैच शुरू हुआ है, सो डोंट बी लेट। प्रिपेयर प्रॉपरली, थिंक प्रॉपरली, करना क्या है सोचो एंड उसको अप्लाई करो इन द राइट डायरेक्शन ऑफ योर गोल। इट इज रियली इंपॉर्टेंट। और कैसे ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो, लिंक है
मिलेगा आपको टू गेट प्रो क्लासेस, और उसमें एजी प्रो अप्लाई करोगे तो यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑल्सो, बिकॉज डिस्काउंट इज इम्पॉर्टेंट। एंड टर्म वन को ज्यादा टाइम नहीं रहा है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होते हैं तो 2 से 3 महीने, एंड आई रियली हैव टू से दिस इज द हाई टाइम टू थिंक अबाउट इट। डोंट बी लेट, इससे लेट ज्यादा लेट हो जाएगा, सो लेट्स जस्ट prepare in a wonderful manner. Yeah. So this is it from my side, students. Hope you understood it. Please do let me know in the comment section कैसा लगा सेशन। कोशिश की पूरा दिलो जान से आपको पढ़ाने की, हाँ। And I hope concept clarity you got it. Do let me know. And as I say, I hope हमने 350 likes कर लिए achieve. नहीं तो please ठोको like. And don't forget to subscribe to the channel as well for all the upcoming videos of ICSE as well, with all the tips and tricks, with all the benefits to prepare at this platform. You will definitely get. Okay, so don't miss any video. Keep following your Anubha Gaur ma'am. Keep following Vedantu 19 channel. But you can also follow me on Insta. Reach out to me, my email ID. Let's meet in next class with MCQ booster series, जिसमें इसी चैप्टर के मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। मिस मत करना, क्योंकि क्वेश्चंस सॉल्व करोगे तभी तो ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो I'll wait for you over there. Thank you so much for the session. Bye bye. जल्दी मिलते हैं।